नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर सारे नेता एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो क्या मोदी को हराया जा सकता है या अलग अलग मोर्चे बनाकर मोदी को शिकस्त दी जा सकती है? अब इस बात पर जोरदार मंथन चल रहा है विपक्षी नेताओं के बीच में। कहीं पर शरद पवार वो सीताराम येचुरी से बंद कमरे में बातचीत कर रहे हैं, कहीं नीतीश कुमार फ़ोन कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को या किसी देवगौड़ा को, या फिर राहुल गांधी अपने कुछ साथियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, या केजरीवाल केसीआर से बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक फॉर्मूले की तलाश है। लेकिन अभी तक जो पूरा विपक्ष है 3 प्लान्स पे बात कर रहा है, 3 फॉर्मूलों पे बात कर रहा है। वो 3 प्लान, उस पर रणनीति बन रही है जिससे मोदी को हराया जा सकता है। और ये जो 3 फॉर्मूले हैं जो अब तक तय हुए हैं विपक्ष के बीच में, एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूं, और साथ ही साथ बड़ी जबरदस्त एनालिसिस भी। 2 खास एक्सपर्ट रहेंगे राजनीति को समझने वाले, अशोक वानखेड़े और आनंद वर्धन, और उसके साथ मैं भी अपने सवाल रखूंगा आपकी तरफ से। लेकिन उससे पहले फॉर्मूले जान लेते हैं कि वो 3 फॉर्मूले क्या हैं, वो 3 प्लान क्या हैं जिसके जरिए मोदी को कुर्सी से उतारा जा सकता है, मोदी को 2024 से रोका जा सकता है, मोदी की छुट्टी की जा सकती है। अब दोस्तों, जो बीजेपी के इंटरनल सर्वे हैं, अगर हम उसको देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी का खुद मानना है, खुद बीजेपी स्वीकार करती है कि 2019 और 2024 में फ़र्क होगा। एंटी इनकम्बेंसी बढ़ेगी, सत्ता विरोधी लहर होगी, और कुछ मुद्दे हैं महंगाई बेरोजगारी के, वो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनेंगे, बीजेपी का मानना है। और उसकी तैयारियों पर मैंने कई वीडियो भी आपको दिखाए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो सर्वेज हैं, कांग्रेस भी मानती है कि मोदी का जो ब्रांड वैल्यू है या जो ग्राफ है वो थोड़ा नीचे आया है। बीजेपी का भी ग्राफ नीचे आया, और आपने अभी देखा, चुनाव में भी देखा कि हिमाचल में या दिल्ली के एमसीडी इलेक्शंस में, या आप यूं कह सकते हैं जो बाई इलेक्शंस अलग अलग जगह हुए हैं, बीजेपी हारी है। गुजरात एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। उसके बाहर मोदी जी का जो ब्रांड है, जो लोकप्रियता है, वो नीचे आई है। ये बात बीजेपी भी मानती है, विपक्ष तो मान ही रहा है। अब सवाल यह है कि अगर मोदी कमज़ोर विकेट पर हैं तो फिर आउट कैसे किया जाए, वो फील्डिंग कैसे सजाई जाए, कौन बॉलर होगा। अब ये जो पूरी आप कह सकते हैं कवायद चल रही है, अब तक 3 प्लान हैं, 3 फॉर्मूले हैं, और विस्तार पर मैं इससे बात करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे बमुश्किल 1 मिनट दे दीजिए, सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए, तो ये 3 फॉर्मूले एक एक करके मैं आसानी से समझाऊं, और उसके बाद बड़ा खुलासा टाइगर का और आनंद वर्धन का। अब 2024 में जो अगले साल फाइनल होने जा रहा है, उसमें मोदी को शिकस्त देने के लिए या रोकने के लिए सत्ता में तीसरी बार आने से प्री पोल अलायंस की बातचीत हो रही है, और ये बातचीत बहुत सामान्य है। एक तरफ यूपीए है कांग्रेस के परचम तले, जिसमें तकरीबन 21 अपोजिशन पार्टीज़ हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से कम्पीट कर रहे हैं, हालांकि खिलाड़ी बहुत बड़े नहीं हैं लेकिन हौसला रखते हैं, वो हैं केसीआर साहब। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना से भारत रख दिया, टीआरएस से बीआरएस रख दिया उन्होंने नाम। इसीलिए रखा है, विस्तार करना चाहते हैं, सपने बड़े हैं, ख्वाब बड़े हैं, और सियासत में ख्वाब देखना बिल्कुल भी जुर्म नहीं है। और केसीआर ने केजरीवाल साहब को आमंत्रित किया है, तो इधर केजरीवाल हैं और केसीआर हैं, और अखिलेश को भी बुला रहे हैं, बाकी लोगों को बुला रहे हैं। तो 2 धड़े हैं, और ये जो 2 धड़े हैं या 2 मोर्चे हैं, इनकी तैयारी हो रही है। 18 तारीख को केसीआर साहब जो हैं वो एक बड़ी रैली कर रहे हैं खम्मम में। उसमें वो केजरीवाल को बुला रहे हैं, भगवत मान को बुला रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री, उसमें केरल के जो मुख्यमंत्री हैं विजयन साहब, उनको बुलाया जा रहा है, और ख़ास तौर पे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी न्योता दिया गया, और अखिलेश जा भी रहे हैं, खम्मम जा रहे हैं वो। तो ये एक सॉलिडेरिटी है, एक आप कह सकते हैं चौथा मोर्चा कह लीजिए जो बन रहा है। और राहुल गांधी जो हैं जब अपना समापन करेंगे भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर में, तो वहाँ पर भी एक मेगा ग्रैंड फिनाले करना चाह रहे हैं, जिसमें उन्होंने सबको बुलाया है, जिसमें आप
कह सकते हैं कि शरद पवार पहुंचेंगे, सीताराम येचुरी पहुंचेंगे, उसमें नीतीश कुमार होंगे, तेजस्वी होंगे, यूपीए के जितने साथी हैं, जैसे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो भी होंगे, तमिलनाडु से स्टैलिन पहुंचेंगे, अखिलेश को भी न्योता दिया गया है, बीएसपी को भी न्योता दिया गया है। तो 21 पार्टी वहाँ मिल रही हैं। कुल मिला के जो पहला फॉर्मूला है, ये है तो फॉर्मूला प्री पोल अलायंस का, लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि प्री पोल अलायंस के तहत कांग्रेस के परचम तले 2014 भी लड़ा गया था, 19 भी लड़ा गया था। इसलिए इस बार एक नए प्लान के साथ शरद पवार और येचुरी आए। हिंदुस्तान में आप इनको अगर पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखने का अगर कोई कहें तो सलीम जावेद कह लीजिए इनको, जय वीरू कह लीजिए इनको। ये दो ऐसे दिमाग हैं, ऐसे जहन हैं जिनको मोदी भी मानते हैं कि अगर ये दो मिल गए और इन्होंने अगर कोई स्क्रिप्ट तैयार कर दी तो फिर विपक्ष को उसमें कामयाबी मिल सकती। अब इनका प्लान क्या है ये भी जान लेते हैं। अब ये जो प्लान नंबर 2 है, हालांकि मैं विस्तार से बात करूंगा अशोक वानखेड़े और आनंद वर्धन जी से, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। ये प्लान नंबर 2 दरअसल ये है कि शरद पवार और सीताराम येचुरी इन्होंने सबसे बात करी है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे, सोनिया गांधी से बात, राहुल गांधी से बात, नीतीश कुमार से बात। ऐसा कोई विपक्ष का बड़ा खिलाड़ी नहीं है जिससे शरद पवार ने या येचुरी से ने बात ना की हो। ममता बनर्जी से भी बात हुई, शरद पवार की, सबसे बात हुई। और इनका ये मानना है, या यूं कहिए ये इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि अगर हम अलायंस करेंगे, हम एक अलायंस को, एक गठबंधन को हम बुनेंगे तो कहीं ना कहीं गांठ पड़ेगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं विपक्ष के अंदर जिनकी राज्यों में, प्रदेशों में आपसी लड़ाई है। जैसे तेलंगाना में कांग्रेस वर्सेस केसीआर है, तो साथ कैसे आएंगे? या यूं कह लीजिए पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस का झगड़ा है, साथ कैसे आएंगे? ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं। केरल ही देख लीजिए आप, केरल में लेफ्ट यानी सीताराम येचुरी की जो पार्टी है उसकी सीधी टक्कर कांग्रेस से। तो शरद पवार और येचुरी साहब का मानना है, और बहुत हद तक इन्होंने मुतमईन भी किया है, कि बजाय एक प्री पोल अलायंस करने से, चुनाव से पहले एक छतरी के नीचे आने से बेहतर ये होगा कि आप अपने अपने इलाकों में, अपने अपने हलकों में, अपने अपने टेरिटरीज़ में, अपने अपने स्टेट्स में जहां आप मजबूत हैं वहां बीजेपी को हराने की कोशिश करिए। यानी तेलंगाना में केसीआर हराएं बीजेपी को, अखिलेश यादव यूपी में हराएं, नीतीश और तेजस्वी बिहार में बीजेपी को हराएं। इस तरह से एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए और बाद में जब नतीजा आएगा तो तय कर लेंगे, पोस्ट पोल अलायंस हो जाएगी। चुनाव के बाद जो नंबर आएंगे उस नंबर में जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो प्रधानमंत्री होगा, और विपक्ष 90 के दशक में, उससे पहले जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, एक सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच सकती। तो ये साहब फॉर्मूला जो है वो सलीम जावेद साहब का है, शरद पवार और सीताराम येचुरी का। अब फार्मूला नंबर 3 पे भी बात हो, उसके बाद फिर बहस होगी। अब एक फार्मूला जो है वो ओवैसी साहब लेके आए। अब ओवैसी साहब को अब हिंदुस्तान का इल्म तो हो गया है, क्योंकि बिहार में भी चुनाव लड़ते हैं, बंगाल में भी चुनाव लड़ते हैं, गुजरात भी जाते हैं, कर्नाटक में भी तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कूद गए थे। तो अंदाज़ा तो है, इल्म तो है उनका। और दरअसल ये जो फार्मूला है ओवैसी साहब का, ये फार्मूला इन साहब का था, अरुण शौरी साहब ने फार्मूला दिया था। और ये फार्मूला क्या है मैं चाहूँगा उससे पहले आप ओवैसी साहब को ही सुन लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम टाइगर की तरफ बढ़ेंगे। मोदी बनाम कोई XYZ होगा तो बीजेपी जीत जाएगी। 540 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज पर बीजेपी से मुकाबला होना चाहिए। अगर चेहरे से चेहरे मुकाबला करेंगे तो बीजेपी स्ट्रांग हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम होगा नहीं होगा। अगर मोदी बनाम केजरीवाल होगा तो बीजेपी को फायदा होने वाला है। अब मोदी बनाम राहुल गांधी हुए तो 2 मर्तबा जीत ही गए ना। अब ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई कोई चेहरा प्रोजेक्ट मत करिए कि आपने राहुल गांधी को आगे खड़ा कर दिया है, खड़गे को खड़ा कर दिया है, या केजरीवाल को खड़ा कर दिया, नीतीश। चेहरे को चेहरे से मत लड़ाइए। चेहरे बहुत लड़ चुके, 2014 में भी लड़े थे, 19 में भी लड़े थे। उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, थोड़ा स्ट्रैटेजिक होना चाहिए, थोड़े आंकड़े देखने चाहिए, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स देखनी चाहिए, वोट शेयर देखना चाहिए। और इस बिना पर वो कह रहे हैं कि हर सीट वाइज, यानी 540 सीट में से हर सीट में अपोजिशन एडजस्टमेंट करे। एडजस्टमेंट का मतलब उनका ये है कि जिस सीट पर
अपोजिशन की जो पार्टी मजबूत हो उसी को मौका दें बीजेपी से लड़ने का। अब इसके पीछे जो गणित है वो ये है, जो अरुण शौरी की गणित थी, फार्मूला था, उनका ये कहना है कि पिछली बार जैसे 2019 में जब मोदी जी ने 303 सीटें जीती थी तो बीजेपी को जो कुल वोट मिला था वो 37% था, 37%। अब 37% का मतलब ये है कि तकरीबन 63%, 63% लोगों ने बीजेपी के मुखालिफ वोट दिया। 63% पीपल इन कंट्री वोटेड अगेंस्ट बीजेपी। अब ये जो 63% वोट जो बीजेपी के मुखालिफ है, अगर ये एकजुट हो जाए तो चीज़ें बदल सकती। तो ये एक 3 फार्मूले हैं जिस पर बहस चल रही, कौन सा फार्मूला सही है, क्या है, और ये जो मोर्चे बन रहे हैं ये किस तरह से मैदान में उतरेंगे, रणभूमि का जो एक्चुअल तस्वीर होगी वो क्या होगी। मुझे लगता है कि 2 धुरंधर एक्सपर्ट, ऐसे वैसे नहीं, कम से कम जिनका 30-40 साल का एक्सपीरियंस हो। अब जैसे वानखेड़े साहब हैं, वानखेड़े साहब का एक्सपीरियंस तेजस्वी से दुगना है। अब आनंद वर्धन जी हैं, आनंद वर्धन जी एक टाइम पे जॉर्ज फर्नांडिस के बड़े करीब थे, आज की तारीख में पत्रकार हैं। तो 35-40 साल से अगर कोई आदमी, कोई एक्सपर्ट वाकई राजनीति के भीतर घुसा हुआ है, मुझे लगता है उनसे बात करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि ये दोनों लोग बड़ा बेखौफ बोलते हैं, तो सुनते हैं इनको और फिर पहुंचते हैं किसी कंक्लूजन पे। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो केसीआर साहब हैं जिन्होंने तेलंगाना को भारत में तब्दील कर दिया है, क्या ये अगर हर जगह लड़ेंगे तो क्या वोट स्प्लिट नहीं होगा? क्या फिर ओवैसी फैक्टर नहीं होगा कि आप बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूत कर रहे हैं, फिर लोग ये नहीं कहेंगे कि आपकी टीम है बीजेपी की? भाव वहां कांग्रेस का वर्चस्व है, वहां बीजेपी का भी कैडर है। होता क्या है, बीजेपी का कैडर शिफ्ट नहीं होता। जब दूसरी रीजनल पार्टी आ जाती है तो कांग्रेस का वोट शेयर खाती है, इसमें बीजेपी का फायदा होता है। वही जो हमको गुजरात में देखने को मिला। तो यदि केसीआर कर्नाटक में उतरते हैं तो वो बीजेपी की मदद करेंगे, वो वोट कटुआ पार्टी वहां मुख्यतः हो जाएंगे, क्योंकि पूरे कर्नाटक में तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना उनका वजूद है। वो सिर्फ 4-5 जिले में जहां कांग्रेस का वर्चस्व है वही कांग्रेस को छेद करेंगे और बीजेपी को मदद करेंगे। केसीआर की जो स्ट्रैटेजी है कि मैंने कहा ना हाँ। कि विपक्ष के भीतर एक और विपक्ष की हमको जो है एक समीकरण दिख रहे हैं। तो केसीआर जो मैंने आपको केसीआर फिर जो कहा, है से वो केसीआर अखिलेश को भी दावत दे रहे हैं, वो मैंने वही केजरीवाल उसी पे को मैं भी आ रहा दावत था दे रहे हैं। दीपक जी। क्या केजरीवाल, मैं आप जानना समझा ये कीजिए, केजरीवाल, अखिलेश, केसीआर, ये तीनों लोगों के जो आपने नाम लिए, इन तीनों लोगों की मजबूरी कांग्रेस का विरोध करना है। इन तीनों लोगों को बीजेपी से डर लगता है। ये बीजेपी को समाप्त करना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस को जगह देना नहीं चाहते। कांग्रेस इनके लिए नंबर 1 दुश्मन है, उसके बाद बीजेपी है। कांग्रेस का ही वोट शेयर लेके आम आदमी पार्टी जिंदा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से सत्ता हथिया ली है, तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जा ही नहीं सकती। तो जो कांग्रेस के साथ नहीं जा सकती और बीजेपी से लड़ रही है वो केसीआर के पास जाएगी। तो केसीआर के पास है कौन? अब वहां पे भी अंतर्द्वंद बहुत है। केसीआर के पास यदि अखिलेश चले गए, अखिलेश ने केसीआर के साथ अंडरस्टैंडिंग की, तो फिर ओएसी कहां जाएंगे जो केसीआर के आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पार्टनर है पावर में? क्या ओएसी उस पैकेज का भाग होंगे? फिर ओएसी कहेंगे कि भैया हम यदि अखिलेश को यहां एडजस्ट कर रहे हैं तो फिर हमको अखिलेश वहां एडजस्ट करें यूपी में, हमारा वजूद है यूपी में। तो ऐसा कई क्रॉस वोटिंग है। नागालैंड में एनसीपी साथ में है केसीआर के, लेकिन ये लंबा दौर नहीं है क्योंकि एनसीपी का सारा वजूद महाराष्ट्र में है और कांग्रेस के बगैर एनसीपी वहां कुछ नहीं है जी। तो वो जो है वो सिर्फ मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं वर्धन साहब के पास जाऊंगा। मैं एक सिनेरियो दे रहा हूं कि अगर अखिलेश कांग्रेस के साथ नहीं जाते हैं तो कांग्रेस का दरवाजा फिर मायावती के लिए खुला है और मायावती को उन्होंने श्रीनगर बुलाया। तो अगर बीएसपी और कांग्रेस इनके बीच में अलायंस होती है और एक अलायंस समाजवादी पार्टी करती है जिसमें आम आदमी पार्टी को 2-4 सीटें देते हैं, जिसमें जनता दल जो नीतीश जी की है उसको 2-4 सीटें देते हैं और उसमें जो है जयंत चौधरी भी हों,
तो अगर एक खेमा अखिलेश जेडीएस आप बनता है और एक सपा और बसपा और कांग्रेस बनती है, तो आपको नहीं लगता है कि मुस्लिम वोट स्प्लिट होगा? फिर तो ये एडवांटेज बीजेपी है यूपी में, और यूपी में 80 सीटें हैं। मैं अभी स्प्लिट वोट से पहले मैं दो आपने प्रश्न पूछे। मुझे ऐसा लगता है देखिए, एक चीज, अब कल की एक खबर है, आज सुबह पेपर में छपी है, संजय सिंह और अनूप संडा जी को एक 2021 केस में जमानत दी गई, आपने भी पढ़ा होगा। अनूप संडा एसपी के बिल्कुल रेगुलर विधायक हैं भाई, मतलब अच्छे विधायक हैं। और संजय सिंह और अनूप संडा की बहुत घनिष्ठ, बहुत पुराना रिश्ता है, 20-25 साल पुराना है। ये लेन देन का मामला हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी से उनको ताकत मिल रही है कहीं ना कहीं, समाजवादी पार्टी को। उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आ जाएगी तो मैं कुछ ना कुछ उसके साथ भी कर लूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक पैन इंडिया फुटप्रिंट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी याद रखने वाली बात है कि 2019 इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को कुल 27 लाख वोट मिले थे। अब 27 लाख वोट से वो 23 लाख वोट, 23 करोड़ वोट पे कैसे पहुंचेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब रही बात दूसरी जो आपने कहा कि नेचुरली अगर कांग्रेस, अगर सपा अरविंद केजरीवाल के साथ जाती है तो बीएसपी और कांग्रेस को साथ आने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं रहेगा, नंबर एक। नंबर दो, मेरी निश्चित मान्यता यह है कि शायद मुसलमान का एक वोटर, अब वो वोटर 5% है कि 10% है कि 20% है, आज वो डिबेट की बात हो सकती है, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोटर ऑफ मुस्लिम ये निर्णय ले रहा है कि हम जाएंगे कांग्रेस के साथ, चाहे वो हारे और चाहे जीते। जो पुराना उसका एक होता था ना कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ चले जाएंगे, आपने भी देखा होगा रातों रात लोग पलटते थे। इस बार शायद वो एमसीडी इलेक्शन से शायद शुरू हुआ है, जहां पे एक कॉन्शियस डिसीजन ले रहा है कि चाहे कांग्रेस हारे या जीते, मैं कांग्रेस के साथ अपना भाग्य अब जोड़ दे रहा हूं। इस तरह का निर्णय भी कुछ जगह बातचीत शुरू हो गई है, जो मैं जिस तरह से मैं देख रहा हूं। जी भाव, एक सवाल अब यहां से जो आनंद जी ने बात कही, अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बसपा एक तरफ जा रहे हैं और अखिलेश जो है वो नीतीश के साथ जा रहे हैं, तो फिर आपको लगता नहीं है कि ये तो कहीं ना कहीं जो 80 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं उसमें विपक्ष थोड़ा कमजोर? अखिलेश नीतीश के साथ नहीं जाएंगे, अरविंद केजरीवाल में बोलो, नॉट नीतीश। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं एक तरफ से कह रहा हूं कि बाद में अगर नीतीश को भी वो सीट दे दें। नीतीश ने नहीं, मैं एक मिनट बीच में माफी चेक के साथ अशोक जी आपसे ले लूं, नीतीश का और कांग्रेस का गठबंधन ऑलरेडी इन प्लेस है बिहार और झारखंड में, वो क्यों चेंज करेंगे? देयर इज नो पॉइंट, यूपी में क्यों चेंज करेंगे? एक कारण तो बताइए। चलिए, मैंने मान लिया आपकी बात मान ली, क्योंकि मैंने इसलिए कहा था क्योंकि बीच में ये हो रहा था कि नीतीश कुमार जो है वो फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी उनको बैक कर सकती है। बहरहाल, अब ये जो तस्वीर बन रही है, भाऊ आपको क्या लगता है? क्योंकि इसमें तो बड़ा कंफ्यूजन है, आनंद जी ने भी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, आपने भी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, और जो व्यूअर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या धीरे धीरे जब मानसून के बाद जब हम धीरे धीरे 2024 के चुनाव की तरफ बढ़ेंगे, अगले दिसंबर में, अगले जनवरी में, तो क्या ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन की, इनको समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई थोड़ा बहुत सीट एडजस्टमेंट कर लो, थोड़ा बहुत समझ बूझ से लड़ो, या फिर इसी तरह से मामला चलता रहेगा? दीपक जी देखिए, सवाल पूछ के आप कंफ्यूजन कर रहे हैं, कंफ्यूजन किसी में नहीं है। आनंद जी और हमने दो बात बड़ी क्लियर कह दी है, पोस्ट पोल ही अलायंस होगा, प्री पोल अलायंस होगा नहीं। ये हाथ पकड़ के सभा में खड़े हो जाना, ये फोटोग्राफ हमने हजारों देखी है, और ये हाथ पकड़ने वाले फिर एक दूसरे के खून के पैसे हो जाते, ये भी हमने देखे 15 दिन के अंदर। तो अखिलेश वहां गए क्योंकि अखिलेश को उन्होंने पिछली बार चुनाव में मदद की थी फाइनेंशियल, तो अखिलेश वो ऋण उतार रहे। लेकिन अखिलेश को यदि उन्होंने बोला मुझे 10 सीटें दे दो, तो अखिलेश 10 सीटें देंगे नहीं, क्योंकि उनका अखिलेश इस बार समझ में आ गया। पिछली बार कांग्रेस को सीटें दी तो अखिलेश को भुगतना पड़ा, इस बार जयंत चौधरी को भी जरूरत से ज्यादा सीटें दी तो इसका नुकसान अखिलेश को हुआ है, ये अखिलेश ने देखा है। तो अब वो किसी को सीट नहीं देंगे, तो ये चलो ठीक है, एक विपक्ष की एकता। लेकिन अखिलेश कांग्रेस के साथ भी बात कर सकते हैं पोस्ट पोल, और अखिलेश उनके साथ भी बात कर सकते हैं। वही बात बाकी केजरीवाल की है। केजरीवाल का मैं बिल्कुल आनंद जी के साथ हूँ, केजरीवाल अभी एकला चलोरे करेंगे। केजरीवाल यदि कल विपक्ष की सरकार भी बनती है, सपोज एंटी बीजेपी एक फ्रंट बन के सरकार बनती है, उसमें हो सकता है केजरीवाल पार्ट नहीं बने, केजरीवाल उससे अपने आप को अलग रखेंगे, क्योंकि केजरीवाल लगातार अपने आप को कांग्रेस का जहां बेस है उसको खाकर वो कांग्रेस का अल्टरनेटिव बनना चाहते, वो बीजेपी का अल्टरनेटिव नहीं बन रहे। वो सबसे पहले कांग्रेस की जगह लेकर
कांग्रेस की हत्याना चाहते हैं। एक बार कांग्रेस का वोट बैंक उन्होंने हत्या लिया, उसके बाद वो फिर बीजेपी के सामने ताकत के साथ खड़े हो जाएंगे। ये उनकी रणनीति है। उन्होंने ये पंजाब में किया, अब वो गुजरात में उन्होंने बता दिया कांग्रेस को कैसा डेंट मार सकते हैं वो। उनका 12% वोट कांग्रेस का ही वोट है, और तो किसी का वोट नहीं है, बीजेपी का तो वोट कम नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर वो एकला चलोरी चलेगा, उसका कोई नहीं। और लोकसभा में उनको पंजाब से कुछ मिलेगा तो मिलेगा, दिल्ली में कितना मिलेगा भगवान जाने। लेकिन जो सीटें आएगी वो अखिलेश के पास होगी, सीटें आएगी केसीआर के पास होगी, लेकिन केसीआर के पास 17 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं। और केसीआर का प्रॉब्लम ये है कि केसीआर के पास नंबर नहीं है। नंबर होगा अखिलेश के पास, नंबर होगा ममता के पास, नंबर होगा कांग्रेस के पास, ये नंबर होगा नीतीश और आरजेडी के पास। तो ये जब नंबर गेम होगा तो उस नंबर गेम में हो सकता है कि जो शरद पवार केसीआर के साथ मिलकर वहां लड़ रहे हैं, वो केसीआर को बोले कि तुम इस धड़े में आ जाओ, कांग्रेस का समर्थन करो, इस सरकार का समर्थन करो, भले ही कांग्रेस का हिस्सा हो उसमें, आप आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उस टाइम पे वो आ भी सकते हैं, यदि उनको लगा कि चलो 2 मंत्री, एक मंत्री पद या 2 मंत्री पद मिलते हैं तो चलो ठीक है, हमारा बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, केंद्र से जो पैसा नहीं मिलता वो भी मिल जाएगा, तो वो भी जुगाड़ हो सकता है। तो अभी जो पोजिशनिंग है, ये सिर्फ पोजिशनिंग, हवाबाजी की पोजिशनिंग, कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। वाकई कर्नाटक में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, यदि क्योंकि उनको नेशनल स्टेटस चाहिए, तो हो सकता है उनके पास एक 2 ही राज्य है, एक तो वो विदर्भ उतर सकते हैं, क्योंकि विदर्भ का एडजॉइनिंग एरिया जो है वो तेलंगाना को लगता है, तो वो बहुत सारी चीजें बातचीत, मतलब भाषा से लेके सब, हमारे यहाँ जो आदिलाबाद और नांदेड़ है, वो जो एरिया है नांदेड़ उस्मानाबाद वाला, तो वो एरिया कहीं ना कहीं मेरा जिला यवतमाल जिले तक आपको तेलंगाना का इन्फ्लुएंस मिलेगा, तो वो वहां हाथ पैर मार सकते हैं, क्योंकि उनको 6% वोट चाहिए। मेरा सवाल ये है कि अभी ओवैसी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा देखिए भाई, पिछली बार बीजेपी को 37% वोट मिले थे, 37%, यानी 63% वोट बीजेपी के मुखालिफ पड़ा हिंदुस्तान भर में। ओवैसी एक सलाह दे रहे हैं, हालांकि उस सलाह पे वो खुद कितने चलेंगे तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने एक सलाह दी अपने इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा की हर सीट पर एक सीट वाइड एडजस्टमेंट हो, एक सीट वाइज अंडरस्टैंडिंग हो सीटों के हिसाब से, तो बीजेपी को हराया जा सकता है। अब ये जो फॉर्मूला है कि हर सीट पे अगर विपक्ष थोड़ा सा सहमति के साथ, अंडरस्टैंडिंग, टैसिट अंडरस्टैंडिंग के साथ, जैसे हमने देखा 1977 में इंदिरा गांधी को हराने के लिए जो प्रयास किए गए थे, इस तरह का विपक्ष अगर यूनाइट हो, सीट वाइज, हर सीट वाइज एक एडजस्टमेंट हो कि कौन किस सीट पर हराने के कुव्वत रखता है बीजेपी को, तो क्या ये फार्मूला जो ओवैसी दे रहे हैं, हालांकि कोई नया फार्मूला नहीं है, लेकिन ये सीट वाइड एडजस्टमेंट कितना कारगर लगता है? मुझे नहीं लगता है कि ये संभव है। जहां तक आपने बात कही कि एक सीट पे एक कैंडिडेट, आइडियल सिचुएशन यही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन तेलंगाना से मेरा अपना मानना है कि अगर केसीआर कर्नाटका में जाते हैं तो उनका हश्र वही ओवैसी साहब का ना हो जाए। अगर आपको याद हो, ओवैसी साहब जब बंगाल में गए तो किस बुरी तरह से मुंह की खा के आए, गुजरात में गए तो किस मुंह की खा के आए। और अगर केसीआर ने यह हरकत की तो वो जो 12% तेलंगाना का मुस्लिम वोटर है, वो उनसे तो भागने के, उनको अब वो किसके पास जाएगा मैं इसको नहीं जानता हूं, लेकिन उनसे वो भाग सकता है। तो उनका अपना जो बेस वोट है वो भी बहुत कंफर्टेबल जगह नहीं रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं एक चीज और अशोक भाई एक कंप्लीट कर दूं, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एज फार एज ममता बनर्जी इज कंसर्न, एंड ऑफ द डे वो बहुत टाइट स्पॉट पे हैं। 2019 में 43% और 40% वोट का फर्क था, 3% वोट से ज्यादा मिले थे उनको बीजेपी से। तो ऐसा भी नहीं कि वो बहुत कंफर्टेबल हैं। और वो इसमें, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने मार मार के मुस्लिम वोटर को आज ऐसा कर दिया है कि वो क्रूशियल वोट हो गया है। आप रोज उसकी पिटाई करते हैं, रोज सुबह आप उठते हैं, आप कुछ देख लीजिए, कभी भागवत साहब से लेकर सब लोग पिटाई करने का काम करते हैं। तो वो मुस्लिम वोटर एक फैक्टर है, और उसी की वजह से जितनी ऑपोजिशन की पार्टीज हैं उनको कहीं ना कहीं दे आर वरिड अबाउट इट। और ओवैसी साहब भी वरिड है, 1 to 1 नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं। जी जी, भाव कुछ कह, मैं वही कर्नाटक वाली बात कह रहा था, मैं आनंद जी के साथ बिल्कुल सहमत हूं। उसका एक कारण है, क्योंकि महाराष्ट्र में बेलगांव वाला जो बेल्ट है, वहां कई बार शिवसेना से लेके एनसीपी से लेके कई लोगों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, खूब प्रयास किया कि भाई मराठी वोटर है मराठी, लेकिन अल्टीमेटली या तो वो कांग्रेस को जाता है या बीजेपी को जाता है। वो शिवसेना को भी वहां पे
वोट कटवाऊ साबित हो गई शिवसेना, एनसीपी भी वहां वोट कटवाऊ साबित हो गई, तो उन्हें कोई खास रिजल्ट मिला नहीं। फिर वहां पे एक बेलगांव बचाओ एक संगठन था, उन्होंने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए, वो भी बुरी तरह से हार गए। तो कुल मिलाकर तेलंगाना में यदि ये, मुझे लगता है कि इनको वहां तेलंगाना में सीटें नहीं चाहिए, इनको वहां वोट परसेंटेज चाहिए, क्योंकि इनको राष्ट्रीय स्टेटस चाहिए। राष्ट्रीय स्टेटस के लिए 3 राज्यों में 6-6% आपको चाहिए। तो ये सोच रहे हैं कि कर्नाटक में हम इतना तो सीटें लड़े कि 6% वोट मिल जाए तो शायद हम कुछ कर ले वहां पे। सवाल ये है कि अगर अपोजिशन ऐसे ही बिखरा रहा और मोदी फिर से ताकत में आ गए वापस, तो फिर होगा क्या 24 के बाद, ये पूछ रहे हैं लोग। भाव देखिए 2 सिनेरियो है 24 में, या तो मोदी जी 300 सीटें पे आएंगे तो रीजनल पार्टीज को अपना ऑफिस वाइंड अप करना होगा, क्योंकि क्या करना अगला होगा? ऑन स्लॉट उनका अपने ऑफिस बंद करने होंगे और रीजनल पार्टीज को खत्म कर देंगे। बिल्कुल, जितनी भी रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय दल, उनको खत्म कर देंगे। दूसरी बात, जो मोहन भागवत जी ने कहा, संविधान में भारी बदलाव होंगे और फिर एक नया संविधान इस देश के सामने आएगा और बिल्कुल पूरा संघ का हिसाब से सारा काम होगा। पॉइंट नंबर एक वो सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है कि बीजेपी 230-240 पे आती है, ऐसे में बीजेपी सत्ता में आ सकती है, बीजेपी को कुछ दल साथ भी दे सकते हैं, लेकिन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रह सकते। और तीसरा सिनेरियो है कि बीजेपी 180 के आसपास आ जाए, ऐसे में बीजेपी फिर विपक्ष में बैठी और फिर पोस्ट पोल अलायंस होगा, और फिर पोस्ट पोल अलायंस लीड करेगा वो जिसके पास सबसे ज्यादा सांसद होंगे, वही लीड करेगा। हो सकता है कांग्रेस एक नया गेम खेले कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है होते हुए भी प्राइम मिनिस्टर पद ना ले, या प्राइम मिनिस्टर किसी और को करे, जरूरी नहीं कि राहुल गांधी को करे, किसी दूसरे को प्राइम मिनिस्टर करे, प्रपोज करे। और फिर उसके पीछे भाई गांधी परिवार से आपको दुश्मनी हो सकती है, गांधी परिवार से नाराजगी हो सकती है, लेकिन मनमोहन टीम टाइप कोई आदमी आया जिसको अब देश की बागडोर संभालनी और जरूरत है, ऐसा आदमी के पीछे सारे लोग भी इकट्ठा हो सकते हैं और फिर एक सरकार 5 साल तक चल भी सकती है या बीच में टूट भी सकती है। ऐसे कई सिनेरियो है, इसलिए अभी हम सिर्फ पोज और कॉन्स देखते हैं। लेकिन एक बात तय है कि सारी रीजनल पार्टीज, सारे लोग इसलिए आपको विश्वास के साथ लबरेज भरे रहते हैं क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है केंद्र की पॉलिसी की विफलताएं यदि वो आप लोगों तक पहुंच सकते हैं तो क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ममता वहां पे प्रदर्शन कर सकती है, महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर सकती है, नीतीश बाबू और तेजस्वी बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। भले ही सीटें कम लाए बीजेपी से, लेकिन अपना सीटों का आंकड़ा 20-25 तक भी ले गए अखिलेश, तो एक बहुत बड़ी मदद होगी। इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेडी भी करेगी, बीजू जनता दल भी करेगी। तो ये तमाम चीजें जो है ये आपको देखना होगा कि ये आते कैसे। केसीआर भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे अपने राज्य में, वहां तेलुगु देशम और उसकी जो है उनमें से कोई भी एक आए तो ये कह नहीं सकती कि वो बीजेपी का है। बीजेपी आंध्र प्रदेश में नहीं है, बीजेपी कर्नाटक में बिल्कुल जी जान लगा के बैठी है, वह कांग्रेस अभी एज पे है। तो ये कुल मिला के सिनेरियो ऐसा हो रहा है कि हर क्षेत्र से यदि बीजेपी को लोग बाहर करने में सक्षम होते हैं तो बीजेपी का नंबर नीचे आ सकता है। ऐसे में सरकार का नंबर कैसा बढ़ेगा ये तो इलेक्शन के बाद का सिनेरियो बताया जाए। जी, अगर मोदी प्रचंड बहुमत लेके आते हैं, मोदी अगर प्रचंड बहुमत लेके आते हैं, अगर जैसा कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं या मोदी मीडिया करे, तो फिर इस देश का सिनेरियो क्या होगा 2024 के बाद? मुझे जो सबसे बड़ा खतरा लगता है, जो सबसे बड़ा खतरा लगता है इस देश में 2024 में प्रचंड बहुमत आ जाए उसमें, लेकिन एक जगह में मैं कॉन्फिडेंट हूं, जो दक्षिण के राज्य हमारे हैं वहां पे बीजेपी की दाल नहीं गलेगी और वो देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि 2027 में फिर डिलिमिटेशन वाली बात आ रही है, फिर सीटों की बात आ रही है और हम एक नमूना देख चुके हैं जम्मू कश्मीर में किस तरह से श्रीनगर की पॉपुलेशन ज्यादा होने के बाद भी उन्होंने जम्मू रीजन के को सीटें, जब डिलिमिटेशन हुआ तो उनको सीटें उस तरह से ज्यादा बढ़ा दी गई। वो एक बड़ा भारी मुझे खतरा ऐसा लगता है कि जो नॉर्थ साउथ का अभी तक ऐसा कोई विजिबल झगड़ा नहीं हुआ है वो 2024 इलेक्शन आने के बाद, क्योंकि जब आप एक पार्टी एक निशान एक उसकी बात करेंगे, आप हिंदी को आप कहते हैं ना कि हिंदी आप मेडिकल में भी पढ़ाइए, इस तरह की जब आप बातें करने लगेंगे तो वो कहीं ना कहीं दक्षिण के राज्यों से उसमें प्रोटेस्ट जरूर आएगा। वो मुझे खतरा ज्यादा बड़ा लगता है। और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे अदालतें हैं, ब्यूरोक्रेसी है, और भी बहुत सी संस्थाएं हमारे यहाँ हैं, इलेक्शन कमीशन है, कुछ जांच एजेंसियां हैं,
इसमें मीडिया, इन सब का क्या होगा 2024 के प्रचंड बहुमत? आज भी तो वो बिल्कुल नंगे ढंग से ये हो रहा है, मतलब उसमें कहीं कोई आज जब हमारे धनखड़ साहब वहां जाके कहते हैं कि दी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज शुड नॉट बी पॉलिटिकली बायस्ड, ये वो भाषण दे रहे हैं। अब धनखड़ साहब अगर ये इस पर भाषण देने लगे, अगर इस देश में हिस्ट्री बताने के लिए मतलब मुझे अजीब सा लगता है, अमित शाह साहब एक किताब, वो जो क्रांतिकारियों पे किताब रिलीज कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, मुझे तो उस राइटर पे भी वो आई, भाई अमित शाह साहब क्या शिक्षाविद हैं, क्या इतिहासकार हैं, क्या क्रांतिकारी हैं, क्या मतलब पुराना 1942 के आंदोलन के हैं, उनके घर का कोई है, कहीं कुछ तो है, मतलब व्हाट वाज दी उनकी स्टेटस क्या थी, उनकी लोकस क्या थी कि वो जाके वो उस किताब को वो कर रहे थे, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजरी कमेटी के वो समित सान्याल या कौन साहब हैं जिन्होंने किताब लिखी है, तो जाके तो ये तो कहीं भी कुछ हो रहा है। आप जब अब हम और आप एक छोटी सी बात कर लें, और आप भी उस चीज को जानते हैं, व्यक्तिगत बात है, मैंने शो पहला किया हुआ इसलिए उसको बोल रहा हूं, मोहसिन रजा साहब अगर 8वीं पास होने के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के, तो फिर कुछ भी हो सकता है। हम दोस्तों फार्मूले भी आपने तीनों जान लिए, शरद पवार, येचुरी, राहुल गांधी का क्या फार्मूला है, और ओवैसी क्या जिक्र कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, और फिर आपने टाइगर को सुन लिया, आनंद वर्धन को सुन लिया, मेरी बात भी सुन ली। लेकिन मेरा साफ कंक्लूजन ये है कि विपक्ष भी इतना नौसिखिया नहीं है, ऐसा नहीं है। जीता तो है, 63% वोट आज भी विपक्ष को ही मिलते हैं, बीजेपी को नहीं मिलते। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो बाजी के पत्ते चले जा रहे हैं, पत्ते छांटे जा रहे हैं, फेंटे जा रहे हैं पत्ते। मुझे लगता है कि जैसे जैसे महीने बढ़ेंगे, आखिरी 3-4 महीने में मैं ये पत्ते देख पाऊंगा। पत्ते खुलेंगे तब जब बाजी एकदम करीब होगी, इसलिए हमें इंतज़ार करना चाहिए। और विपक्ष भी चाह रहा है कि कहीं ना कहीं एन वक्त पर वो एक फैसला ले और सरप्राइज़ दे मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह को। तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, और आप यूँ मान के चलिए कि ये जो तस्वीर है साफ तो नवंबर-दिसंबर में ही होगी, खासकर जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये चुनाव होंगे, इनके नतीजे सामने आएंगे, उसके बाद एक गेम प्लान सामने आएगा। लेकिन उसके बीच में क्या उतार चढ़ाव है, रोलर कोस्टर राइड जो है, उसकी रिपोर्टिंग होती रहेगी। और मैं कोशिश करूँगा आपके हौसलों से कि हिम्मत के साथ रिपोर्टिंग करूँ। मेरा साथ दीजिए, इस चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, और कमेंट्स और अपने आइडियाज़ ज़रूर भेजिए। मैं उनको पढ़ता हूँ, आइडियाज़ मिलते हैं, आपकी मेहरबानी रहती है, मेहरबानी बनाए रखिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।